हाय एवरीवन, सभी का अगेन वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। छोटा पैकेट बड़ा धमाका सीरीज़ की क्लास नंबर 3 में। नाम सुन के आपको थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, लेकिन ये क्लासेस लिटरली इसी तरीके से डिज़ाइंड हैं कि 20-25 क्लास करके कोई भी बच्चा 20-25 मार्क्स का इजाफा ला सके अपने एग्ज़ाम में, अपने फाइनल स्कोर में। ज़्यादा क्लासेस नहीं करेंगे इसकी, 25 क्लासों तक मैक्सिमम इसको रखेंगे। हर क्लास में आपको बहुत ही अव्वल दर्जे का कोई आर्टिकल दिखाएंगे, बहुत अच्छी उसमें वोकैब होगी, काफ़ी सारे ग्रामर रूल्स होंगे और लास्ट में एक प्यारा सा क्विज़ होगा जिस पे आपको अटेम्प्ट दे करके अपने आप को इवेल्युएट करना है। तो ये है आपका आज का क्विज़। सॉल्यूशंस क्विज़ के क्लास के लास्ट में आपको लाइव ही करवाए जाएंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, क्लास पसंद आ रही है, फ़ायदा मिल रहा है तो ज़रूर से लाइक करके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहीं ऐसा ना हो इस क्लास को अपन को पेड बैच में रखना पड़े। अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, सर्च करें टेलीग्राम में @योर इंग्लिश ट्यूटर। सबसे पहला जो ग्रुप आएगा 20-22-25 हज़ार लोगों का, इसी को ज्वाइन करना है। सारी PDF, सारे नोट्स, सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको ग्रुप में मिलेंगे। जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं की है वो ऐप डाउनलोड करें। अगर इन क्लासेस के साथ में एडिशनल बूस्ट आपको चाहिए अपने एग्ज़ाम के लिए, आपको ऐप पे मिल जाएंगे कोर्सेस। जैसे आपको मिलेगा राइटिंग का कोर्स, आपको लिखना सिखाते हैं इस कोर्स में। 25,000 से ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में लिखना सीख चुके हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए लगभग 60 घंटे के अंदर आप बिल्कुल बेसिक से अपनी राइटिंग को अप्रोच करेंगे। कोर्स पे डिस्काउंट चल रहे हैं, नेक्स्ट मंथ से कोर्स के प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा। फ़ायदा ले लेना इसका। ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे प्राइस, लेकिन जो भी बढ़ेगा है ना, उसको बढ़ने से पहले पुराने प्राइस से फ़ायदा आप ले सकते हैं। मिशन यूपीएससी कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें आप अपना पूरा मीडियम माइग्रेट कर सकते हैं इंग्लिश की तरफ। आप हिंदी वाले, गुजराती, पंजाबी, बंगाली वाले होंगे, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए आप इंग्लिश में अपना पेपर लिख पाएंगे इस कोर्स से। इसमें डिस्क्रिप्टिव, वोकैब, आंसर राइटिंग, सीसैट, ग्रामर, एवरीथिंग इज कवर्ड। फ़ायदा आप इसका भी ले सकते हैं। बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें बैंकिंग के सारे क्वेश्चंस को आपको रेडी करवाया जाता है, प्रीलिम्स मेंस के। और इसी तरीके से आपको एसएससी का भी प्रैक्टिस पैक मिलेगा एप्लीकेशन पे। कोई भी क्वेरी हो किसी भी कोर्स से रिलेटेड, ये नंबर है टीम का, आप इस पे व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं मैसेज करके। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। चलो देखो, थोरली रिव्यू करना है प्रोवाइडेड आर्टिकल को और सिलेक्ट करना है सबसे अच्छी चॉइसेस को अपने रिस्पॉन्स के तौर पे, अपनी प्रतिक्रिया के तौर पे फॉलोइंग क्वेश्चंस के लिए, जो क्वेश्चंस आपको लास्ट में दिखाए जाएंगे। पहले आर्टिकल पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है। छोटा सा ही आर्टिकल है। कह रहा है जी, मूडीज recently disseminated a comprehensive report addressing the domain of decentralized digital identity system। कह रहे जो मूडीज है ना, अब कौन है मूडीज? अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। अपोस्ट्रोफी एस तो जनरली अपने को पॉजेसिव केस बनाने के लिए यूज़ करना होता है। राम्स यानी कि राम का, मोहन्स यानी कि मोहन का, समझते हो ना, अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाना। लेकिन ये जो मूडीज आप देख रहे हो ना, ये कंपनी का नाम है। वेस्टर्न वर्ल्ड में आपको बहुत सारी कंपनियां ऐसी दिखेंगी जिनके नाम के पीछे अपोस्ट्रोफी एस लगा होगा। अंकल सैम्स पिज्ज़ा, अब भाई अंकल सैम्स है ना, इस दुकान का नाम है। मैकडोनल्ड्स, पीछे अपोस्ट्रोफी एस लगा होगा। मूडीज है ना। तो कह रहे जो मूडीज नाम की कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी है, एनालाइज करती है, इसने रिसेंटली ही डिसेमिनेट कर दिया। अब ये डिसेमिनेट करना क्या होता है? सब तरफ फैलाना, एडवर्टाइज करना, ब्रॉडकास्ट या प्रोपगेट करना। तो इस मूडीज नाम की कंपनी ने हाल ही में सब तरफ इस खबर को फैला दिया। और कौन सी खबर थी ये? एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी, एक बहुत ही डिटेल्ड सी रिपोर्ट थी। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हर खाने को कवर करती है, हर एस्पेक्ट को इन्वॉल्व करने वाली। और ये रिपोर्ट थी एड्रेस करने वाली डोमेन को डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम्स के। डोमेन मतलब दायरा, एड्रेस का मतलब संबोधित करना। डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम वो सिस्टम्स हैं जो सरकारें चलाती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे आधार है, अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बोलते हैं। तो दुनिया भर के ऐसे सिस्टम्स को मूडीज नाम की कंपनी ने एक रिपोर्ट बना करके उस रिपोर्ट को सब तरफ फैलाया। चलिए समझ गए सेंटेंस। मूडीज एक कंपनी का नाम है, सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी डिसेमिनेटेड। वर्ब की पास्ट फॉर्म लगी हुई है V2, ये काम पास्ट में हो चुका है।
डिसेमिनेट करना, किसी चीज़ को सब तरफ फैलाना, स्प्रेड करना, ब्रॉडकास्ट करना, सर्कुलेट करना, प्रोपगेट करना। जनरली किसी न्यूज़ को, रिपोर्ट को, स्टेटमेंट को, किसी प्रोग्राम को ही आप डिसेमिनेट करेंगे, सब तरफ फैलाएंगे। बाकी कुछ इसमें देखने वाला नहीं है ना, सिंपल सेंटेंस है। चलो आगे बढ़ो। कह रहे जी, रिग्रेटिवली द इंडियन न्यूज़ मीडिया इन इट्स पोर्ट्रेयल कास्ट दिस रिपोर्ट एज अ डायरेक्ट इंडाइटमेंट ऑफ आधार। कह रहे जी, रिग्रेट वाली बात ये है, अफसोसजनक बात ये है। देखिए, रिग्रेट मतलब अफसोस, रिग्रेटेबल मतलब अफसोसजनक, और रिग्रेटेबली मतलब अफसोसजनक तरीके से। समझ पाए? मैंने नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों में चेंज करके दिखाया एक ही वर्ड को। रिग्रेट नाउन हो गया, रिग्रेटेबल एक एडजेक्टिव हो गया, रिग्रेटेबली एक एडवर्ब होगी। कह रहे जी, अफसोसजनक तरीके से भारत की न्यूज़ मीडिया में इसने अपने पोर्ट्रेयल के अंदर, पोर्ट्रेयल का मतलब होता है एग्जीबिशन, किसी चीज़ को आप कैसे दिखाते हैं। तो न्यूज़ मीडिया ने अपने पोर्ट्रेयल के दौरान, अपने एग्जीबिशन के दौरान, अपने प्रोग्राम के दौरान कास्ट किया इस रिपोर्ट को, रखा इस रिपोर्ट को। कास्ट का मतलब होता है फेंक करके किसी चीज़ को रखना। किसी किताब को फेंक दिया आपने टेबल पे, किसी मछली पकड़ने के जाले को आपने फेंक दिया समंदर में, किसी चीज़ को सिर्फ फेंक देना है ना, कास्ट करना। तो इस रिपोर्ट को इसने फेंक करके बताया एक डायरेक्ट इंडाइटमेंट के तौर पे, एक सीधे सीधे आरोप लगाए जाने वाले काम के तौर पे हमारे आधार का, हमारे आधार सिस्टम का। अब ये आधार क्या है जी? इंडियाज यूबिक्विटस डिजिटल आइडेंटिटी नेटवर्क विद एन एस्टॉनिशिंग यूजर बेस एक्सीडिंग 1 बिलियन। ये जो आधार है, ये इंडिया का हर तरफ पाया जाने वाला यूबिक्विटस डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब ढांचा, आइडेंटिटी मतलब पहचान, डिजिटल आप समझते हैं। तो हमारी पहचान बताने वाला एक ढांचा है आधार। जो ये ढांचा बना हुआ है एस्टॉनिश करने वाले या हैरान करने वाले यूज़र बेस के साथ ही, जो 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का है। इंडिया की आबादी 140 करोड़ है, तो 100 करोड़ से ज़्यादा आधार बने हुए हैं। थोड़ा सा चैलेंज आप फील कर रहे होंगे इन सेंटेंसेस को पढ़ने में, और यही इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है। 20-25 क्लासेस में आपको इतना चैलेंज मिल जाए कि कोई भी चीज़ आपको चैलेंजिंग ना लगे। तो अफसोसजनक तरीके से भारत की मीडिया ने अपने प्रोग्राम के दौरान, पोर्ट्रेयल के दौरान कास्ट किया, रखा इस रिपोर्ट को, फेंक करके बताया इस रिपोर्ट को एक डायरेक्ट इंडाइटमेंट के तौर पे, एक सीधे सीधे आरोप लगाए जाने वाले तौर पे या चार्ज के तौर पे। इंडाइटमेंट थी आधार नाम के हमारे सिस्टम की, जो इंडिया का हर तरफ पाया जाने वाला यूबिक्विटस डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क है, ढांचा है, और जिसमें एक हैरान कर देने वाले 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का, 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोगों का यूज़र बेस है। मीडिया की वर्ब है कास्ट। कास्ट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है, बता सकते हो? बड़ा ही प्यारा सवाल है, स्वीट सा। कास्ट जो वर्ब आप देख रहे हो, ये V1 है, V2 है या V3 है? सोचो। चलो बताता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट करवाता हूँ। इंडाइटमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का आरोप सिद्धि, या किसी चीज़ पे आरोप लगाना, अक्यूज़ करना किसी चीज़ को। जब कोर्ट में पकड़ के ले जाते हो ना किसी अपराधी को जज साहब के सामने, तो आप उसको इंडाइट कर रहे होते हो। यूबिक्विटस का मतलब होता है जो हर तरफ पाया जाए, जो समझ गए ना, हर तरफ प्रेजेंट हो। चलो अब पहले इस कास्ट वाले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, सबको आता है। बात यह है कि इस कॉन्सेप्ट का आना ही काफ़ी नहीं है, आपको उन वर्ब्स की लिस्ट भी पता होनी चाहिए जो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं। अंग्रेजी में बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी V1, V2, V3 सेम होती है। वर्ब की ING फॉर्म बन जाएगी, वो अलग होगी, लेकिन प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट में V1, V2, V3 में ये वर्ब्स हमेशा सेम रहेंगी। इन वर्ब्स को आपको याद रखना है, कम से कम 10-12 ही बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा ज़्यादा ये 12-15 वर्ब्स आपको बार बार एग्जाम से मिलती हैं। मैं लिख देता हूँ आपके सामने। याद रखने का यही तरीका है कि आप ऐसा सोचो कि आपको किसी स्टूडेंट को पढ़ाना है। समझ गए ना? जब इस तरीके से याद रखने की सोचोगे तभी याद रहेंगी। पहले 3 लेटर्स वाली देख लो, कट, पुट, पुट, सेट, सेट, वेड, बिड, बिड। ठीक है। इसके बाद में हिट, हिट से बनती है हर्ट। हिट और हर्ट एक ही बात है, किसी को मारना, चोट पहुंचाना। स्प्लिट, काट देना बीच में से। स्प्रेड, फैला देना। बर्स्ट, किसी चीज़ का फट जाना, गुब्बारे का, बलून का, बुलबुले का, बर्स्ट, है ना। फिर बनती है कास्ट, कोस्ट। कास्ट मैंने आपको भी बताया, किसी चीज़ को फेंकना। कोस्ट का मतलब है क्या कीमत है किसी चीज़ की। और कास्ट से ही बनती है ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट। इनको भी आपको कास्ट से बनाना है, तो V1, V2, V3 इनकी भी सेम रहेगी। फिर एक वर्ब है रीड, रीड, रेड, रेड, इसकी ऐसे ही चलती है। फिर 2-3 और है जो मैं ऐड कर देता हूँ।
जैसे कि ये सेट वर्ब है, आपने देखा ना सेट वर्ब। अब सेट वर्ब जो है ना, इससे जो दूसरी वर्ब्स बनती हैं वो भी ऐसी चलेंगी। फॉर एग्जाम्पल ऑफसेट, ऑफसेट, अपसेट। भाई सेट से बनी है ना, तो ऑफसेट भी ऑफसेट ऑफसेट ऑफसेट, अपसेट भी अपसेट अपसेट अपसेट। तो याद रखा करो एक कॉम्बो बना करके। कास्ट से ही ब्रॉडकास्ट और फोरकास्ट बनाया हुआ है, तो कॉम्बो हमेशा याद रखो। फिर एक वर्ब इसमें ऐड कर देना क्विट, किसी चीज़ से हार मानना। और एक वर्ब ऐड कर देना शट। शट का मतलब है बंद कर देना, दुकान को, किसी एक्टिविटी को शटर डाउन करना यानी शट करना। अब देख लो, ये छोटा सा चैलेंज है आपके सामने, ये वर्ब्स याद रह जाएंगी तो जहाँ पे क्वेश्चन आएगा आप देखते ही मजे मजे में उसको सॉल्व कर दोगे। इन वर्ब्स को V1 V2 V3 को सेम रखना है, नेवर चेंज देयर फॉर्म्स। चलिए क्वेश्चंस देखें। द वॉर कास्टेड अ डार्क क्लाउड ऑफ फियर एंड अपसेटेड द ग्लोबल इकोनॉमी। वॉर ने कास्ट कर दिया या फेंक दिया एक काले बादल को जो था फियर का यानी डर का, दहशत का, और अपसेट कर दिया पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को, वैश्विक अर्थव्यवस्था को। समझ में आ रहा है देखते ही दोनों एरर्स। भाई साहब कास्टेड कैसे हो गया, V1 V2 V3 बराबर है, अभी तो बताया ऊपर। और अपसेटेड भी कैसे हो गया, V1 V2 V3 बराबर है। रोहन क्विटेड फ्रॉम हिज जॉब आफ्टर हिज एम्प्लॉयर शट इट डाउन सेवरल ऑफ इट्स रिटेल स्टोर्स ड्यू टू डाइंग सेल्स। रोहन ने क्विट कर दिया, छोड़ दिया अपनी नौकरी को, क्विटेड फ्रॉम हिज जॉब, जब उसके एम्प्लॉयर ने, उसकी कंपनी के मालिक ने बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया काफ़ी सारे अपने रिटेल स्टोर्स को कम होती हुई सेल की वजह से। तो रोहन ने डूबते हुए जहाज को छोड़ दिया, नौकरी को छोड़ दिया। दोनों गलतियां समझ में आ गई होंगी। देखते क्विटेड कैसे हो जाएगा, क्विट क्विट क्विट, V1 V2 V3 है ना, तो V2 लगा रहे हो तो रोहन क्विट हिज जॉब या फ्रॉम हिज जॉब। और वैसे ही शट 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 V1 V2 V3। बड़े सिंपल से, क्या बोलते हैं उसको, चवन्नी वाले सवाल होते हैं ये। कॉन्सेप्ट याद है तो बड़े आसान है। लास्ट वाला आप खुद से करेंगे। हर्टेड बाय हर पार्टनर्स वर्ड्स, स्मिता रिडेड हर सेल्फ ऑफ ए टॉक्सिक रिलेशनशिप। अपने पार्टनर के वर्ड से, उसकी शब्दों से हर्ट होकर के, चोट खा करके स्मिता ने रिड हर सेल्फ किया, अपना पीछा छुड़ाया एक जहरीले रिश्ते से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से। रिड समथिंग ऑफ, किसी चीज़ का पीछा छुड़वाना। जनरली आप अपना ही छुड़वाते हो तो इसके साथ में रिफ्लेक्सिव लगता है। आई कैन रीड माई सेल्फ ऑफ समथिंग या आई वॉन्ट टू रीड माई सेल्फ ऑफ समथिंग। चलिए लास्ट वाला, आप ज़्यादा कुछ मेरे ख्याल से महाभारत नहीं है, सब बच्चे करेंगे। सही करके दोनों वर्ड्स को डाल दो कमेंट्स में। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो कमेंट्स में चेक कर लेना। बढ़े आगे, चलो। अब देखो ये आपने कास्ट तो देख लिया, V1 V2 V3 बराबर होता है। ये जो यूबिक्विटस वर्ड है ना, यूबिक्विटस, चलो मैं लिख देता हूँ फटाफट, है ना, जो मुझे याद आ रहे हैं। यूबिक्विटस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो सब जगह प्रेजेंट हो, ओमनी प्रेजेंट हो, परवेसिव हो, ठीक है, जो सब तरफ प्रेजेंट हो। इसको ऐसा लिखते हैं ऑल प्रेजेंट, ठीक है, ऑल प्रेजेंट, यूबिक्विटस, ठीक है, यूबिक्विटस। अब देखो ये ओमनी से, यूबी से जो सारे वन वर्ड्स बनते हैं, सारे आपको एक साथ याद होने चाहिए, एक ही तरफ दिमाग के कोने में रखो। अगला जो वन वर्ड बनेगा इसी से, वो बनेगा जी ऑल पावरफुल। कितने बच्चों को याद है भाई ऑल पावरफुल को क्या बोलेंगे? चलो ऑल पावरफुल तो आपको आता ही है, मेरे को पता है। एक और वन वर्ड बताते हैं, ऑल नोइंग। एक और बना दूं, ऑल ईटिंग। बताओ बताओ, सब वन वर्ड्स ओमनी से बनेंगे, सारे ओमनी से ही बनेंगे। एक और बना देता हूं, ऑल सीइंग। देखिए ऑल पावरफुल मतलब जो सर्वशक्तिमान है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अक्सर गॉड के लिए इस वन वर्ड को यूज़ किया जाता है। ऑल पावरफुल का मतलब होता है जी ओमनी पोटेंट। देखो ओमनी तो मतलब ऑल, पोटेंट मतलब पावरफुल, ठीक है, याद रखना बहुत आसान है। ओमनी से बनने वाले ये सारे वर्ड्स हैं। जो पोटेंट है ओमनी वो ऑल पावरफुल है, जो प्रेजेंट है ओमनी वो हर तरफ मौजूद है। ऑल नोइंग मतलब जिसको सब कुछ पता हो, तो इसके लिए वर्ड बनेगा जी ओमनी। और पता करने के लिए, ज्ञान के लिए वर्ड होता है साइंस, तो यहाँ से बनेगा साइंस से साइंट, ठीक है। साइंस मतलब ज्ञान, साइंट मतलब ज्ञान को जानने वाला, तो ओमनी साइंट मतलब ऑल नोइंग, जिसको सब कुछ पता है। ओमनी ईटिंग मतलब जो सब खाता हो, खाने को बोलते हैं इंग्लिश में वॉर करना, डिवोर करना, तो ये बन जाएगा ओमनीवोरस। मांस भी खाता हो और फल पत्तियाँ भी खाता हो, सर्वाहारी बोलते हैं हिंदी में। ऑल सीइंग जो सब कुछ देख सकता हो, क्या बोलेंगे इसको? ओमनी स्पेक्टेटर, ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं, याद रखना
ऑल सीइंग के लिए अपने पास अलग वर्ड है, ओमनी से नहीं बनता, वर्ड है क्लेयरवॉयंट, जो सब कुछ दूर तक का साफ साफ देख सकता हो, जिसको अपना आगे का 10 साल तक का भी पता हो, है ना, क्या होने वाला है, जो भविष्यवाणी करता हो, या समझ गए ना, बहुत दूर की नज़र रखता हो, ऐसे आदमी को बोलते हैं क्लेयरवॉयंट। तो ये 5 वन वर्ड्स हैं, याद रखना, मेरे दिमाग के कोने में थे, आपको मैंने लिखवा दिए। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल क्लास है ये, मैक्सिमम बेनिफिट लेना है इसका। आगे कह रहा है जी, आधार हैज़ अशर्ड इन अ पैराडाइम शिफ्ट इन हाउ इंडियन रेसिडेंट्स एक्सेस अ डाइवर्स अरे ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विसेज। कह रहा है जो आधार सिस्टम है ना, जिसकी बुराई कर दी मूडी ने, और हमारी मीडिया जो है मूडी के ऊपर चढ़ गई, उसकी छाती पे आके बैठ गई। कह रहा है ये आधार सिस्टम इतना अच्छा सिस्टम है कि इसने अशर इन किया, इंट्रोड्यूस किया। अशर इन आप जानते हैं, किसी चीज़ को लेकर के आना, इंट्रोड्यूस करना। और किसको इंट्रोड्यूस किया? एक बड़े ही बुनियादी बदलाव को। पैराडाइम मतलब सिस्टम, शिफ्ट मतलब बदलाव, सिस्टम में बदलाव यानी बुनियादी बदलाव। और बदलाव किस चीज़ में था भाई? बदलाव था, इन लगा के बता रहा है, हाउ यानी कि कैसे भारत के जो लोग हैं, रेसिडेंट्स हैं, वो एक्सेस करते हैं, पहुंच पाते हैं एक डाइवर्स एरे ऑफ पब्लिक और प्राइवेट सर्विसेज की तरफ, एक बहुत ही वैरायटी वाले मिश्रण की तरफ, एरे की तरफ या सिस्टम की तरफ, जो है पब्लिक और प्राइवेट सर्विसेज का। पब्लिक सर्विसेज मतलब बिजली का बिल जमा कराना है, प्राइवेट सर्विसेज मतलब आपको अपना रिचार्ज करना है। हर जगह कहीं ना कहीं आपको आधार का सिस्टम जो है ना काम आ सकता है, हर सर्विस को हम इसी से एक्सेस करते हैं। अब ये सर्विसेज भी आपको बता दी गई हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फैसिलिटेटेड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या डीबीटी, ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग फैसिलिटीज़ एंड हेल्थ केयर प्रोविजंस अमंग अदर एमिनिटीज़। कह रहे हैं इसमें शामिल है ये सारी चीज़ें, गवर्नमेंट की फैसिलिटेट की गई, गवर्नमेंट की फैसिलिटी दी गई डीबीटी की स्कीम, जैसे उज्ज्वला स्कीम है, सिलेंडर के पैसे मिल गए, या कोई भी स्कीम जिसमें डायरेक्टली जो है सरकार पैसा देती है, लेकिन अब आधार के थ्रू आपके सीधे अकाउंट में आता है, बीच में कोई नहीं होता, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिशियरी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो कह रहे हैं एक तो ये सर्विस है, दूसरी हम ले रहे हैं ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कोई रिचार्ज करना है, कोई बिल भरना है, ये भी आधार के थ्रू होता है, बैंक से जुड़ा हुआ आधार। फिर बैंकिंग फैसिलिटी तो है ही, हेल्थ केयर के प्रोविजंस भी हैं, कोविड का टेस्ट कराना है, आधार कार्ड आपका लगेगा, और दूसरी कई एमिनिटीज़ भी होंगी, दूसरी कई सुविधाएं भी आपको मिलेंगी। समझ आ गया सेंटेंस? कहानी समझ में आई? फर्स्ट सेंटेंस में, फर्स्ट पैराग्राफ में आधार ने हमारी ज़िंदगियों को इस तरीके से बदल के रखा है। आधार सब्जेक्ट है, हैज़ अशर्ड इन इसकी वर्ब है, ठीक है, रेसिडेंस की वर्ब है एक्सेस, डाइवर्स मतलब विविध, मल्टी वैरायटी वाला है ना, जिसमें कई सारी चीज़ें मिक्स्ड हों। एरे का मतलब होता है सिस्टम या अरेंजमेंट, पब्लिक और प्राइवेट सर्विसेज के सिस्टम को हम आधार के थ्रू ही एक्सेस कर पाते हैं। पैराडाइम के 2 मीनिंग्स होते हैं, ये वर्ड ध्यान से देखना। पहला मीनिंग होता है जी सिस्टम, और दूसरा मीनिंग होता है जी किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल। लिखना भूल गया मैं, दोनों मीनिंग्स आपके सामने ऐड कर रहा हूँ। पहला मीनिंग होता है पैराडाइम वर्ड का सिस्टम, और दूसरा मीनिंग क्या होता है जी? परफेक्ट एग्जाम्पल या मॉडल, परफेक्ट एग्जाम्पल और मॉडल, ठीक है, मॉडल। तो ये दोनों मीनिंग्स में से एक मीनिंग आपको लगाना होगा हर जगह, जब भी पैराडाइम के साथ में शिफ्ट आ जाए, शिफ्ट मतलब बदलाव, तो इसका मतलब होता है बुनियादी बदलाव। फर्स्ट वाले मीनिंग के साथ में हमेशा आप शिफ्ट नाम के वर्ड्स को देखेंगे, पैराडाइम शिफ्ट, बड़ा यानी बुनियादी बदलाव। अब देखो ये जो दूसरा वाला है ना, परफेक्ट एग्जाम्पल या मॉडल, किसी चीज़ की मिसाल, इसके लिए पैराडाइम के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, मैं लिख देता हूँ, इन्हीं में से एक दो आपसे पूछे गएंगे आज के क्विज में। किसी भी चीज़ के परफेक्ट एग्जाम्पल के लिए या मिसाल के लिए हमारे पास बहुत अच्छा वर्ड है पैरागॉन। चप्पल आती है ना, पैरागॉन, ठीक है, पैरागॉन। फिर एक वर्ड है हमारे पास एपिटमी। दो ही याद रख लो, इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करेंगे। किसी भी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल एपिटमी, पैरागॉन और पैराडाइम। बड़े आगे, चलो देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं ये, 20-25 क्लास में सारे वर्ड्स आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एमिनिटीज़ का मतलब होता है फैसिलिटीज़। नेक्स्ट में कह रहा है जी सरकार ने क्या किया, मीडिया तो चढ़ गई इसके मूडी के कंधे पे, सरकार ने क्या किया? कह रहा है जी प्रॉम्प्टली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और GOI एक्सप्रेस्ड इट्स डिसकंटेंट। बड़ी ही जल्दी से हमारी सरकार ने भी व्यक्त कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया अपने डिसकंटेंट को, अपने गुस्से को, नाराज़गी को या असंतुष्टि को। डिसकंटेंट वही होता है जिस चीज़ में आप नाराज़ होते हो या असंतुष्ट होते हो, प्लेजर नहीं होता आपको, है ना। तो सरकार ने भी अपनी नाराज़गी जो है इस रिपोर्ट से फटाफट दिखा ही दी।
अब देखो ये नाराजगी इन्होंने कैसे दिखाई, 3 काम करते हुए। काम समझो। वेहमेंटली असर्टिंग दैट द मूडीज रिपोर्ट इज bereft ऑफ substantiated evidence, deploring a dearth of both primary and secondary data and research, and summarily dismissing is as a baseless diatribe। थोड़ा सर घूम रहा होगा ये वर्ड देख के, बहुत आसान है। कह रहे जी सरकार ने जब इस रिपोर्ट में अपना गुस्सा दिखाया ना, तो 3 काम करते हुए दिखाया। सबसे पहले तो असर्ट करते हुए, दावा ठोकते हुए, वेहमेंटली यानी जोरों शोरों से, बहुत ही जोरों शोरों से इस दावे को ठोकते हुए, असर्ट करते हुए, क्लेम करते हुए कि मूडी की जो रिपोर्ट है ये बकवास रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट जो है बिरेफ्ट है, विहीन है, डिवॉइड है, या बिना इस चीज़ के है, और किस चीज़ के, सबस्टेंशिएटेड एविडेंस के। ऐसी एविडेंस, ऐसे सबूत जो सबस्टेंशिएटेड हों, जो किसी चीज़ से जिनको प्रूव किया जा सके, है ना, जिसके पीछे कुछ बात हो, कुछ प्रूफ रखा हो। तो सरकार ने सबसे पहला काम तो यही बोला कि रिपोर्ट ही झूठी है, इस रिपोर्ट के पीछे कोई सबूत नहीं है, गलत रिपोर्ट है मूडी की। तो पहला काम ये कर दिया। फिर दूसरा काम क्या किया जी, डिप्लोर किया सरकार ने, क्रिटिसाइज किया, बहुत बुरे से लताड़ लगाई। और किसको, एक डर्थ को यानी लैक को या कमी को, शॉर्टेज को, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा और रिसर्च की। प्राइमरी डेटा मतलब रॉ डेटा, सेकेंडरी डेटा मतलब जिस पे आप एनालिसिस करके कुछ निकालो। तो सरकार ने बोला ना कोई डेटा है ना कोई रिसर्च है इस रिपोर्ट में, बस ऐसे ही किसी ने लिख दी और इंडिया के खिलाफ छाप दी। और तीसरा काम सरकार ने किया, फटाफट से समरेली मतलब इन अ समरी, फटाफट जल्दी से डिसमिस करते हुए, डिसरिगार्ड या अनदेखा करते हुए इस रिपोर्ट को एक बिना बेस की, बिना आधार की डायट्रिप का मतलब होता है वर्बल रैंट, मुंह जबानी किसी के ऊपर कीचड़, है ना, किसी के खिलाफ गालियां बकना, कुछ ऐसा काम करना, हैरांग भी बोलते हैं इसको, डायट्राइब याद रखें, वर्बल अटैक। तो ये हमारी भारत सरकार ने किया। थोड़ा सा लंबा और अच्छे लेवल का सेंटेंस है, घबराओ मत, मैंने ब्रेक करके आपको दिखाया है, वर्ड्स पकड़ लो सारे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वर्ब है एक्सप्रेस्ड। जब इसने एक्सप्रेस किया अपनी नाराज़गी को, तो इसने 3 काम किए उसी वक्त, उसी साथ। पहला काम था असर्ट करना इस दावे को कि मूडी की रिपोर्ट में कोई एविडेंस नहीं है। दूसरा काम है जी क्रिटिसाइज या डिप्लोर करना इस रिपोर्ट में डेटा और रिसर्च की कमी को। और तीसरा काम है बड़ी जल्दी से, बड़ी ही उतावली में डिसमिस कर देना इस रिपोर्ट को एक वर्बल अटैक बता करके भारत की गरिमा पे। चलो, रिपोर्ट की वर्ब है इस। वेहमेंटली मतलब जोरों से, समझते ही आप इस वर्ड को, बहुत गुस्से से, बहुत जोरों से। इसके लिए एक और वर्ड होता है स्ट्राइडेंटली, लिख देता हूँ यहाँ, जिन बच्चों को याद हो उनका रिवीजन हो जाएगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ ये सारे वर्ड आप याद रख पाओगे एक ही क्लास में बिना रिवीजन के। चलिए, bereft ऑफ का मतलब होता है विहीन होना, किसी चीज़ के बिना होना। जैसे आपको अगर पढ़ाई नहीं मिल पाई ठीक से टाइम से, तो आप बोलेंगे आई रिमेन्ड bereft ऑफ गुड एजुकेशन, मुझे ठीक से पढ़ाई नहीं मिली। किसी के पास पैसा नहीं है तो दैट पर्सन इज bereft ऑफ मनी। किसी के पास दिमाग नहीं है तो somebody इज bereft ऑफ विजडम। ठीक है, ऑफ लगा के ही बताना है। और ये सारे इसके सिनोनिम है, bereft ऑफ, डिवॉइड ऑफ, स्ट्रिप्ड ऑफ, डेस्टिट्यूट ऑफ। चलो ये निकाल दो, ज़्यादा मत याद रखो, जो मेन याद रखने वाले हैं ना वो याद रखो। ठीक है, डिवॉइड ऑफ और bereft ऑफ आज आपसे क्विज में पूछे गए हैं, दोनों सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, ध्यान रख लेना। ओ डबल एफ मत लगाया ना, ये एग्जामिनर आपसे खेल करेगा भाई। ओ एफ सिंगल फ्रेजल वर्ब वाला बना रहा है ना ये, ओ एफ से, ओ डबल एफ नहीं लगाना, डिवॉइड ऑफ, bereft ऑफ। सब्सटेंशिएटेड और कोरोबोरेटेड का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो प्रूवन हो। इसके लिए एक अच्छा वर्ड है, यहाँ लिख रहा हूँ कोरोबोरेटेड। ठीक है, कोरोबोरेटेड, जिस बात को आप प्रूव कर सको। आपने ऐसे नहीं बोल दिया कुछ भी, आपने बोल दिया जी रात है, तो रात अगर प्रूव करनी है तो फिर बाहर जाके आप दिखाओगे, देखो अंधेरा हो रहा है, सितारे दिख रहे हैं, चांद दिख रहा है, तो रात ऐसे होगी सब्सटेंशिएटेड, है ना। चलिए, डर्थ का मतलब है कमी, डिप्लोर करना, क्रिटिसाइज करना। समरेली का मतलब है बहुत जल्दी से, जल्दबाजी में। डायट्राइब मतलब वर्बल अटैक, इसको हरांग भी बोलते हैं। बढ़े आगे, अब आ जाओ लास्ट पैराग्राफ, अपना छोटा सा पैराग्राफ है। अब इसमें आपको बताया गया कि रिपोर्ट की सच्चाई क्या है। कह रहा है जी जब इस न्यूज़पेपर ने रिसर्च किया इस रिपोर्ट पे, अपॉन मेटिकुलस स्क्रूटनी ऑफ द मूडीज रिपोर्ट, इट बिकम्स एविडेंट दैट द डॉक्यूमेंट कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लोर्स डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम्स अक्रॉस अ स्पेक्ट्रम ऑफ नेशंस। कह रहा है जब आप मेटिकुलस स्क्रूटनी करते हैं, स्क्रूटनी का मतलब है जांच, मेटिकुलस का मतलब होता है डिटेल्ड, हर छोटी से छोटी माइन्यूट जो है डिटेल को पकड़ के स्क्रूटनी करते हैं, है ना, परफेक्ट वाली।
तो कह रहे हैं जब परफेक्ट वाली स्क्रूटनी करते हैं, डिटेल्ड या केयरफुल इस रिपोर्ट की, तो ये चीज़ बड़ी साफ हो जाती है कि ये रिपोर्ट भारत के बारे में है ही नहीं। ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट है, एक ऐसी रिपोर्ट है जो डिटेल में अंदर घुस के देखती है, एक्सप्लोर करती है डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम को एक नेशंस के स्पेक्ट्रम में, कई सारे नेशंस के ग्रुप में। अमीर देशों में कैसा सिस्टम चलता है, भारत जैसे देशों में क्या चलता है, गरीब देशों में क्या चलता है। तो ये रिपोर्ट भारत के बारे में थी ही नहीं, ये रिपोर्ट तो पूरी दुनिया के बारे में थी। और क्या एक्सप्लोर करती है रिपोर्ट? ये दूसरी चीज़ एक्सप्लोर करती है, एंड लगा के बता रहे हैं, इनहेरेंट चैलेंजेस सच सिस्टम्स एनकाउंटर। ऐसे अंदर बसे हुए इनहेरेंट या इनसेपरेबल चैलेंजेस या फिर वो चुनौतियां जो इस प्रकार के सिस्टम्स दुनिया भर में एनकाउंटर करते हैं। आई बात समझ में? तो हमारी सरकार के बहुत जल्दी बुरा मान जाती है, कोई भी रिपोर्ट आ जाए और कुछ बता दे, है ना, कुछ गलत फलत। रिपोर्ट को ध्यान से देखोगे तो रिपोर्ट तो सारी कंट्रीज़ के ऊपर बनी है और चैलेंजेस के बारे में बताती है कि भारत में क्या चैलेंजेस हैं आधार में। चलिए, इट की वर्ब है बिकम्स, डॉक्यूमेंट की वर्ब है एक्सप्लोर्स, सिस्टम्स की वर्ब है एनकाउंटर। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एक पूरी रेंज ऑफ नेशंस को कवर करती है। अमीर, गरीब, मिडिल इनकम, हर तरह के देश के अंदर जाकर के इसने चेक किया। इनहेरेंट का मतलब होता है इनसेपरेबल, जो चीज़ अलग ना हो पाए वो आपका इनहेरेंट पार्ट होगी। ठीक है। मेटिकुलस आप देख चुके हैं, वन वर्ड है। बहुत ही डिटेल्ड, प्रिसाइज, सटीक या परफेक्ट के लिए हम मेटिकुलस नाम के वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जो छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखें, मेटिकुलस। कह रहे जी एग्जाम्पल देखे, फॉर इंस्टेंस द रिपोर्ट एक्सेंचुएट्स द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द डिजिटल आईडी फ्रेमवर्क इनिशिएटेड बाय द जर्मन गवर्नमेंट। कह रहा है अगर आपको एग्जाम्पल देना तो ये रिपोर्ट जो है एक्सेंचुएट करती है। एक्सेंचुएट करना, उभार करके बाहर निकालना, किसी चीज़ पे प्रकाश डालना, इम्फसाइज करना। तो रिपोर्ट जो है अलग से इम्फसाइज करती है इस बात पे जो है अंडर यूटिलाइजेशन की, बहुत ही कम इस्तेमाल की डिजिटल आईडी फ्रेमवर्क का, इस ढांचे का जो शुरू किया गया जर्मनी की सरकार के द्वारा। और वहाँ पे हो क्या रहा है? कह रहा है जी वेर इन इंगेजमेंट बाय लेस देन 10% ऑफ द पॉपुलेशन प्रिवेल्स। कह रहा है ये वही जर्मनी है जहाँ वेरिन, जहाँ या जिसके अंदर, इन विच, वेरिन का मतलब होता है जिसके अंदर। कह रहा है जी ये वही सिस्टम है, जर्मनी नहीं सिस्टम है, जिसके अंदर इंगेजमेंट जो है, इंगेजमेंट क्या होता है? किसी से, समझ गए ना, जुड़ना, किसी इस सिस्टम से इंगेज करोगे तो सिस्टम में आप एनरोल करोगे। तो कह रहे हैं जहाँ पे जुड़ने का जो काम है 10% से भी कम पॉपुलेशन के द्वारा या पॉपुलेशन के द्वारा प्रिवेल करता है, बना हुआ है। यानी 10 में से एक जर्मन जो है इस जर्मनी के आधार वाले सिस्टम से जुड़ा हुआ है। समझ गए ना? इंगेजमेंट जो है पॉपुलेशन की 10% से भी कम जो है वो प्रिवेल करती है, बनी हुई है, एग्जिस्ट करती है। तो हमारी बात नहीं है, तो जर्मनी की बात भी कर दी इस रिपोर्ट में, है ना। चलो, रिपोर्ट की वर्ब है एक्सेंचुएट्स, एक्सेंचुएट करना, हाईलाइट करना, अंडरस्कोर करना, अंडरलाइन करना, एम्फसाइज करना, किसी चीज़ पे प्रकाश डाल के उसको सबके सामने रखना। इंगेजमेंट की वर्ब है प्रिवेल्स, प्रिवेल करना, किसी चीज़ का बने रहना। वेरिन का मतलब होता है इन विच, इन विच को ही हम वेरिन लिख देते हैं वन वर्ड में। पॉपुलेस और पॉपुलेशन में कोई फर्क नहीं है, अच्छा वर्ड है पॉपुलेस, है ना, पॉपुलेशन से थोड़ा एडवांस्ड, दोनों वर्ड सेम ही है, ऐसा समझ लो। कह रहे जी इट इज़ इम्पेरेटिव टू अंडरस्कोर द नोशन दैट नॉट एवरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन शुड बी रिफ्लेक्सिवली रेप्यूडिएटेड एज अनसब्सटेंशिएटेड। अब ये लास्ट सेंटेंस में भारत सरकार के लिए एक सलाह दे रहा है। कह रहा है जी बुरा मत माना करो आप, बड़ी ज़रूरी चीज़ है ये, इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव मतलब एसेंशियल, जो आपकी ड्यूटी है। कह रहा है जी आपका फ़र्ज़ है कि आप अपनी आँख और कान खुले रखो और अंडरस्कोर करो इस नोशन को, इम्फेसाइज करो इस बात पे, इस विचार पे। नोशन मतलब विचार, अंडरस्कोर करना, किसी चीज़ पे जोर देना। इस विचार पे जोर दो कि हर एक जो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन हो, हर एक जो आलोचना करने वाली कोई बात हो, कह रहे हर एक जो होती है ना, नॉट एवरी, वो नहीं होती, नहीं की जानी चाहिए रिफ्लेक्सिवली, यानी फटाफट से रेप्यूडिएट। रिफ्लेक्सिवली मतलब रिफ्लेक्स के साथ। आपको किसी ने थप्पड़ मारा, आपने भी फटाफट थप्पड़ मार दिया, रिफ्लेक्स काम करेंगे ना आपके। तो नेचुरल इंस्टिंक्ट के साथ में भारत सरकार को हर एक आलोचना को रेप्यूडिएट नहीं करना है। रेप्यूडिएट होता है किसी चीज़ को गलत ठहराना, उसका खंडन करना, बता देना कि ये गलत है, रिजेक्ट कर देना। और ये कैसे रिजेक्ट करती है सरकार? एज अनसब्सटेंशिएटेड। सब्सटेंशिएट मतलब प्रूवन, अनसब्सटेंशिएट मतलब अनप्रूवन, बेसलेस। तो ये सरकार के लिए नसीहत है कि आप जो है हर एक अपनी आलोचना को गलत बता करके या अनप्रूव्ड बता करके उसको रेप्यूडिएट या खंडन मत किया करो। समझ गए सेंटेंस? अच्छा, फिर करे क्या सरकार, वो आगे बताएगा। इट की वर्ब है इज। इम्पेरेटिव का मतलब होता है नेसेसरी,
इसेंशियल या नेसेसरी ड्यूटी, जो ज़रूरी हो। अंडरस्कोर करना, एक्सेंचुएट करना, हाईलाइट करना, किसी चीज़ पे जोर देना। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन यानी आलोचना भरी ऑब्जर्वेशन, इसकी वर्ब है शुड बी रेपुडिएटेड पैसिव वॉइस में। नॉट एवरी मतलब हर एक नहीं, कुछ एक कर सकते हो लेकिन हर एक को मत करो। रेपुडिएट करना, किसी चीज़ का खंडन करना, रिजेक्ट करना, उस चीज़ पे डाउट करना, डिनाई करना उसको। चलिए, अनसब्सटेंशिएटेड आप देख चुके हैं, ऊपर जो सब्सटेंशिएटेड लिखा था उसी के आगे अन लगाया गया है। कह रहे जी एक्सटेंट रिसर्च डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट देयर मे बी ट्रांजेक्शनल फेलियर्स ड्यू टू बायोमेट्रिक मिसमैच। कह रहे जो एक्सटेंट रिसर्च है, एक्सटेंट मतलब एग्जिस्टिंग, एट प्रेजेंट, ये वो एक्सटेंट नहीं है EXTENT वाला। एक्सटेंट का मतलब होता है लेवल, वो वाला एक्सटेंट नहीं है ये है एक्सटेंट, ए वाला। कह रहे जी जो एक्सटेंट रिसर्च है, हाल में जो रिसर्च हो रही हैं वो ये डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं, बताती हैं या दिखाती हैं कि बहुत सारे ट्रांजैक्शनल फेलियर्स हो सकते हैं, हमारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन में फेल्ड ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। और किस वजह से? बायोमेट्रिक मिसमैच की वजह से। आपका हाथ का प्रिंट जो है बदल गया 10 साल में, मिसमैच हो गया है ना। तो ये चीज़ें हमें पता है आधार में होती हैं। और क्या हो सकता है? एंड इनोवेटिव रेमेडीज कैन बी डिवाइस्ड टू नेविगेट दीज इनहेरेंट चैलेंजेस। और नई नई तरह के जो इलाज हैं, रेमेडीज़ हैं, उनको बनाया जा सकता है, डिवाइस किया जा सकता है, ताकि नेविगेट करें या पार निकलें, मैनेज करें इन सारे इनहेरेंट चैलेंजेस को, इनसेपरेबल चुनौतियों को। तो इसलिए रिपोर्ट को पढ़ो, कुछ फ़ायदा मिलेगा उससे, कुछ ऐसी चीज़ आपको पता लगेगी जो आपको अभी तक नहीं पता थी अपने ही सिस्टम के बारे में। तो ये चीज़ें जो आपको पता है ना, ऐसे रिपोर्ट्स पढ़ के ही आप उनका सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। रिसर्च की वर्ब है डिमॉन्स्ट्रेट्स, ठीक है, रिसर्च की वर्ब है डिमॉन्स्ट्रेट्स। फेलियर्स की वर्ब है मे बी। ट्रांजैक्शन फेलियर्स मतलब ट्रांजैक्शन में फेलियर्स, कुछ पैसा भेजा मंगाया तो ट्रांजैक्शन ना हो पाई। रेमेडी का मतलब होता है इलाज, क्योर। रेमेडी की वर्ब है कैन बी डिवाइस्ड। नेविगेट करना, किसी चीज़ को मैनेज करके किसी चीज़ से पार निकलना, है ना, मुश्किल से, चैलेंज से, डिफ़िकल्टी से। रेमेडी जो है ना, इस पर वन वर्ड बनता है, एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसा इलाज जो सभी दवाओं, सभी मर्ज यानी सभी बीमारियों का इलाज हो। बहुत ही कॉमन सा वन वर्ड है, ये भी नहीं आता तो फिर समझ लो मेहनत नहीं कर रहे हो इंग्लिश में। वन वर्ड फॉर लिख देता हूँ यहाँ, वन वर्ड फॉर अ क्योर फॉर ऑल डिसीजेस। चलो, जितने बच्चों को आते हैं, 5 वन वर्ड्स हैं, 3-4 आप मुझे याद आ रहे हैं, आपको भी आ रहे होंगे, जितने आते हैं कमेंट्स में डालना, ठीक है। चलो, अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट वो देखो, फिर क्विज पे आएंगे। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी नॉट प्लस में एवरी मिल जाए, सॉरी, जब भी ऑल प्लस में जो है नेगेटिव सेंटेंस मिल जाए, या एवरी प्लस में, एवरी भी लिख देता हूँ इसमें मैं, एवरी प्लस में नेगेटिव सेंटेंस मिल जाए। ऑल ऑफ अस आर नॉट गोइंग टू द सिनेमा, एवरी वन ऑफ देम वॉज नॉट प्रेजेंट। समझ गए? तो जब भी ये मिले ना, तो ध्यान रखना, इसका मतलब होता है नन, कोई भी नहीं। ऑल ऑफ अस डिडंट गो टू सिनेमा मतलब हम में से कोई भी सिनेमा नहीं गया। एवरी वन ऑफ देम वॉज नॉट प्रेजेंट मतलब उनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं था। तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, केयरफुल हो जाना है आपको, ऑल प्लस में एवरी के साथ में नेगेटिव सेंटेंस देखते हुए। फिर नन वाला मीनिंग आएगा और वो आ रहा है, सही है, तभी इस जो है स्ट्रक्चर को आप यूज़ करेंगे। अब मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ, आपका एग्जामिनर ऑल प्लस में एवरी के साथ में नॉट वाले सेंटेंस देगा, लेकिन एक्चुअल में वो सेंटेंस में फ्रेज यूज़ करना चाहता है नॉट ऑल। देखो नॉट ऑल कैसे यूज़ करना है। ऑल ऑफ द कंटेस्टेंट्स विल नॉट बी एबल टू विन द टूर्नामेंट्स। कह रहे जी सारे कंटेस्टेंट जो हैं, सारे प्रतियोगी जो हैं, इस टूर्नामेंट को जीत नहीं पाएंगे। सही बात है, वे सारे जीत जाएंगे तो फिर विनर ही कौन होगा, लूजर ही कौन होगा। तो हम कहना ये चाह रहे हैं, सब नहीं जीतेंगे, कोई तो जीतेगा। ऑल के साथ में आपने नोट लगा दिया, कान खड़े हुए कि नहीं हुए? मीनिंग ये निकला कि कोई भी नहीं जीतेगा। बात समझ रहे हो? इसका सीधा सा मीनिंग ये है, नन ऑफ द कंटेस्टेंट्स विल बी एबल टू विन द टूर्नामेंट। ऐसा थोड़े ना होता है, अरे कोई तो जीतेगा। समझ गए मेरी बात को? तो यही बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो नन वाला जब भी मीनिंग आए और सेंटेंस में सेट ना बैठे, तो समझ लेना एग्जामिनर फ्रेज आपसे यूज़ करवाना चाहता है नॉट ऑल, और यहाँ पे ऑल की जगह लिखा जाए नॉट ऑल। ये यहाँ का नोट निकाल दो। नॉट ऑल का मतलब है जी सब के सब नहीं जीतेंगे, कोई ना कोई तो जीतेगा, पर सब के सब नहीं जीतेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बताना, सर समझ में आ गया, नहीं आता है तो भी बताना। लास्ट सेंटेंस देख लो, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट क्रैक द मेरिट लिस्ट। सभी स्टूडेंट्स ने मेरिट लिस्ट को क्रैक नहीं किया है। सही बात है, सब कैसे करेंगे भाई, मेरिट लिस्ट में तो ऊपर के आएंगे 10, 5, 20, पर सेंटेंस का मीनिंग निकला कि किसी ने भी नहीं किया। गलत बात है।
भाई हम ये कहना चाह रहे हैं सबके सब ने नहीं किया, लेकिन किसी ने तो किया है। ऑल नॉट मत लिखो, यहाँ लिखो नॉट ऑल। चलो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही सब आपको एवरी के साथ भी करना है, ठीक है। जब ऑल और एवरी मिल जाए, नॉट मिल जाए, तब भी आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है। चलिए रैप अप करें सेशन को। सभी दवाओं के इलाज को, मर्ज को इलाज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्योर ऑल। ये तो आपने सुना भी नहीं होगा शायद, नहीं सुना ना। चलो जो कॉमन सा आपने सुना है वो लिख देता हूँ पहले, पेनिशिया। पेनिशिया, ठीक है। एक और वर्ड है इसके लिए, एलिक्सिर। तीनों याद रखेंगे, क्योर ऑल, पेनिशिया, एलिक्सिर, सभी मर्ज की दवा। चलिए क्विज पे बढ़ेंगे आज के। खूब आपकी डोज हो गई आज की। मैं सोच रहा था क्लास को वीक में 2 बार लाऊं, लेकिन कुछ बच्चों का ये कहना है कि द हिंदू ही पढ़ाया करो, इसलिए मैं 1 बार ला रहा हूँ। कमेंट्स में आप खुद ही डिसाइड करें, 1 बार चाहिए 2 बार चाहिए। आई कैन हैप्पीली ब्रिंग दिस क्लास ट्वाइस अ वीक, ताकि 4, 6, 8, 10 वीक्स में एग्ज़ाम रेडी हो जाओ आप। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेंट्रल आइडिया इस पैसेज का क्या है? सोचो यार अपने आप से, क्लास को पॉज कर दो यहाँ। ये पैसेज किस बारे में है? मूडी के बारे में है, आधार के बारे में है, आधार की कमियों के बारे में है, भारत सरकार की गलत आदतों के बारे में है, या फिर किसी भी रिपोर्ट के ऊपर रिफ्लेक्सिवली, किसी भी न्यूज़ के ऊपर रिफ्लेक्सिवली रिस्पॉन्ड ना करने के बारे में है? सारे स्टेटमेंट देखो, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सेंट्रल आइडिया ये है कि आधार जो है डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम के तौर पे इसमें बड़ी कमियां हैं। क्या ये सेंट्रल आइडिया है इस पैसेज का? या फिर ये सेंट्रल आइडिया है कि जो सेंटर जो है वो एक बहुत ही चिढ़ाने वाली प्रैक्टिस को फॉलो करता है, हमारी केंद्र सरकार, जो है किसी भी क्रिटिसिज्म को डिसमिस कर देने की, अपनी आलोचना को गलत ठहराने की। या फिर मोदी जो है उसने अपनी कुशलता को दिखाया है इस फील्ड में, इस क्षेत्र में, जो है मॉडर्न आइडेंटिटी सिस्टम को, डिजिटल सिस्टम्स को इवेल्युएट करने का, उनको एनालाइज करने का। या फिर ये पैसेज इस बारे में लिखा गया है कि जो मजबूत रिसर्च होती है, कॉन्क्रीट रिसर्च, किसी भी डोमेन में या फील्ड में, उसको वेलकम किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी आपको कि आप पहचान सकें और निपट सकें चैलेंजेस से। समझ गए? डी आंसर है आपका। ये पूरा पैसेज इसी बारे में है कि निंदक नीरे राखिए। समझ गए ना? मूडी ने कुछ कह दिया तो आपका मूड खराब नहीं होना चाहिए, बल्कि उस रिपोर्ट को पढ़ो और देखो क्या कमियां हैं जो आप ना पकड़ पाए थे। फ़ायदा उठाओ उनका, मूडी की रिसर्च को आप फ़ायदा करो, है ना, उससे फ़ायदा आप लो। सिंपल क्वेश्चन लग रहा है अब तो। ये पेपर का मेंस लेवल का क्वेश्चन होता है। अब आ जाओ सेकंड पे। पैसेज के हिसाब से ये चीज़ क्यों ज़रूरी है कि आप रिफ्लेक्सिवली रिप्यूडिएट ना करें या खंडन ना करें हर एक आलोचना का जो आप पे की जाए। क्यों नहीं करना चाहिए हमें खंडन हर एक आलोचना का? क्योंकि आलोचक ऑब्जर्वेशन जो होती हैं उनके पीछे बहुत रिसर्च होती है, या फिर यह आलोचना जो है इन्हांसमेंट में ले जाएगी, बेहतरी में ले जाएगी हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम की तरफ, या फिर ये सारी जो आलोचना होती हैं ये झूठी होती हैं, या फिर ये जो आलोचना है इनको खंडन करना हेल्प करता है देश के डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में, उसकी इंटेग्रिटी को। क्यों हमें आलोचना को किसी भी प्रकार की जो होती है उसको खंडन नहीं करना चाहिए? मतलब एक बार में तो नहीं करना चाहिए। रिफ्लेक्सिवली क्या होता है? मैंने आपको मारा, आपने हाथों हाथ मुझे मार दिया, पूछा भी नहीं क्यों मारा, है ना? तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिस से किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करना। तो ऐसा कभी भी किसी चीज़ को ना करें। आंसर आपका बिल्कुल ये है कि बी आपका आंसर बनेगा। ये ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जिससे आपको हमेशा कुछ फ़ायदा मिलेगा, कमियां पता लगेंगी जो आपको पहले से नहीं पता थी, है ना। चलिए सेकंड में बी आंसर बनेगा। समझ आ गया ना? ये आपके इन्हांसमेंट की तरफ ले जाएगी आपके सिस्टम में, कभी भी इनका खंडन मत करो। चलो मैच करेंगे कॉलम्स को, मेरा फेवरेट सेक्शन है ये। पहले खुद से एक ट्राई दे लो, पॉज कर लो वीडियो को, यहीं पे देख लो। डायट्राइब को किससे मिलाओगे, डिसेमिनेट को किससे मिलाओगे? चलो अब मैं टाइम नहीं लूँगा आपका ज़्यादा। रेप्यूडिएट का मतलब होता है खंडन करना, डिसऑन करना, डिस्प्यूट करना, किसी चीज़ को मना कर देना, भाई हमारा नहीं है, हम नहीं जानते, है ना, रेप्यूडिएट। पैराडाइम का मतलब होता है सिस्टम या किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल। परफेक्ट एग्जाम्पल को बोलते हैं पैरागॉन, प्रोटोटाइप, एग्जाम्पलर या एपिटमी। याद है ना सारे वर्ड्स? पैराडाइम को आप कनेक्ट करेंगे एपिटमी से, रेप्यूडिएट को करेंगे डिसऑन से। डायट्राइब मतलब हैरांग, बड़ा सा वर्बल अटैक। वर्बल अटैक कहाँ है भाई? वर्बल अटैक। बिरेफ्ट मतलब विहीन, किसी चीज़ से वंचित, यानी कि डिवॉइड। डिसेमिनेट मतलब किसी चीज़ का स्प्रेड, इंफॉर्मेशन का, न्यूज़ का, यानी कि ब्रॉडकास्ट। स्प्रेड, ब्रॉडकास्ट, प्रोपगेट, एडवर्टीजमेंट,
एडवर्टाइज है ना, सभी डिसेमिनेट के सिनोनिम है। अशर इन करना, किसी चीज़ को ले करके आना, इंट्रोड्यूस करना। एक्सेंचुएट यानी हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, किसी चीज़ पे प्रकाश डालना यानी कि हाईलाइट। सब्सटेंशिएटेड मतलब जिसको सब्सटेंस कर दिया गया है, जिसमें कुछ सब्सटेंट है या जो प्रूवन है, जिसको प्रूव किया जा जो है चुका है ना। तो सब्सटेंशिएटेड को प्रूवन भी बोलते हैं, और एक अच्छा वर्ड बताया था कोरोबोरेटेड, ये डी लगा लेना, मैं यहाँ पे भूल गया लगाना, ठीक है, कोरोबोरेटेड। तो ये आपके हो गए सारे के सारे मैच। फिर से मिलवा दूँ, रेप्यूडिएट से मिलेगा डिसऑन, पैराडाइम से मिलेगा एपिटमी, परफेक्ट एग्जाम्पल, डायट्रिप से मिलेगा वेहमेंट अटैक, वर्बल अटैक है ना, जुबानी हमला, बेरेफ्ट यानी वंचित, डिवॉइड यानी वंचित, डिसेमिनेट करना फैलाना, ब्रॉडकास्ट करना फैलाना, अशर इन करना इंट्रोड्यूस करना, मिल गए आपस में, एक्सेंचुएट करना जोर डालना, हाईलाइट करना, प्रकाश डालना, सब्सटेंशिएटेड मतलब कोरोबोरेटेड, जो प्रूवन है, जिनके पीछे कुछ आधार है। चलो 3 वन वर्ड्स पूछे हैं आपसे, ऑल नोइंग को क्या बोलेंगे, क्लेयरवॉयंट को क्या बोलेंगे, और मेटिकुलस को क्या बोलेंगे। एक काम करते हैं, ये आप खुद ही करके दिखाओ, मैं कर दूंगा तो फिर वही बात होगी ना। 3 ही तो दे रहा हूँ आपको मैं, तीनों कमेंट्स में डालो, 4, 5 और 6 नंबर तीनों को खुद से करके बताना है। 7वें 8वें 9वें में 3 एरर्स हैं, अपना दम लगा लो, 3 एरर्स अगर ढूंढ सको तो। चलो मैं बता देता हूँ। पहली एरर ये है, डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स ऑल द सीड्स हैड नॉट स्प्रेडेड थ्रू आउट द गार्डन लीविंग सम पैचेस डिवॉइड ऑफ वाइब्रेंट ब्लूम्स। अपने बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद सारे के सारे सीड्स जो हैं स्प्रेड नहीं हुए थे, नहीं फैलाए गए थे पूरे बगीचे में, पीछे छोड़ते हुए कुछ खाली हिस्सों को, पैचेस को, जो डिवॉइड थे या वंचित थे या बिरेफ्ट थे रंग बिरंगे ब्लूम्स के यानी कलियों के। सब तरफ बीज नहीं गिराए गए तो गार्डन में कहीं कहीं कलियां हो गई, पंखे जो छोटे पौधे लग गए, और कहीं कहीं जगह जो है पैचेस रह गए, बीच में खाली जगह रह गई। देखो जी, पहली एरर ये है, स्प्रेडेड नहीं लिखोगे, स्प्रेड 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 V1 V2 V3। दूसरी एरर ये है जी, डिवॉइड के बाद में, बिरेफ्ट के बाद में, स्ट्रिप के बाद में OFF नहीं OF आता है। और तीसरी एरर ये है जी, सारे के सारे सीड्स जब नहीं फैले थे तो फिर हो कैसे गया ये सारा काम। कहने का मतलब ये, कोई भी नहीं स्प्रेड हुआ तो फिर सारे एक ही जगह हैं, और एक ही जगह है तो फिर पैचेस नहीं आएंगे। कहने का मतलब ये है कि ऑल प्लस में नॉट का कॉम्बो ना लगा के हम यहाँ लगाएंगे नॉट प्लस में, सब के सब नहीं फैले, कुछ एक तो फैले ना, तभी तो बीच बीच में जगह आई, यानी बीच बीच में कुछ कहीं पौधा होगा, कहीं पे जगह रह गई है ना। तो ऑल प्लस में नॉट का कॉम्बो यूज़ नहीं करना है, नॉट ऑल का कॉम्बो यहाँ पे लगाना है। वैसे सेंटेंस जो है डैंगलिंग है, अभी मेरे ध्यान में आया, ये डैंगल कर रहा है ये फ्रेज, ये भी एक एरर है, लेकिन आज की क्लास में जो है इसको कवर नहीं करेंगे। कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा हो तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं, हाँ जी ये डैंगल कर रहा है, इसको डैंगल नहीं करना चाहिए। चलिए लास्ट है जी 10वां, इंग्लिश में लिखना है आपको सेंटेंस, कोशिश करेंगे आप, मैंने इसका इंग्लिश वर्जन डाल दिया कमेंट्स में, जाके चेक कर लो। 10वां, चौथा, 6वां और 5वां खुद से अपने आंसर निकाल के डालना कमेंट्स में, और आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ये भी बताना। आउट ऑफ 9 ही बताना, 10वां तो अलग है, सब्जेक्टिव है, ठीक है। आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले। नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी 2 या 4 दिनों में, आपके प्यार पे डिपेंड करता है। चलिए अंटिल देन।